हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द टेरा वर्ल्ड पर। पिछली वीडियो में हमने बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इनके बारे में हमने डिटेल में स्टडी की थी। इस वीडियो में हम फीमेल पार्ट से शुरू करेंगे। फीमेल पार्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आता है गाइनोशियम और ओव्यूल की संरचना, यानी कि जायांग और बीजांड की संरचना। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो एक यूनिट से शुरू करेंगे। भाई हमने पढ़ा था कि एक स्टिग्मा जिसको वर्तिकाग्र कहा जाता है, एक स्टाइल जिसको वर्तिका कहा जाता है, और एक ओवरी यानी कि अंडाशय मिल करके और एक इकाई बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं जिसे कहा जाता है कार्पेल या पिस्टल। और इनके ग्रुप को यानी कि पूरे समूह को क्या कहा जाएगा? पूरे समूह को कहा जाता है गाइनोशियम यानी कि जायांग। चलिए, ये तो बात हो गई इनकी। फिर कहा जा रहा है कि भाई ये जो कार्पेल होते हैं ये एक भी हो सकते हैं। ठीक है, पौधों में जो पुष्प है, फ्लावर है, उसमें एक भी हो सकता है तो उसे हम मोनोकार्पेलरी कहते हैं, और इससे ज़्यादा होगा तो मल्टीकार्पेलरी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अंडक अगर अंडक की संख्या एक है तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये होता है कांडपी यानी कि एक अंडक, जैसे कि मटर। और यहाँ पे एक से ज़्यादा हो तो ये आपके क्या हो जाएंगे बहुअंडपी, यानी कि कई सारे यहाँ पर क्या प्रेजेंट हैं, कई सारे अंडक प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल भी क्या है। उससे पहले आप देखोगे कि भाई ये फर्दर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एपोकार्पस, दूसरा होता है सिनकार्पस। एपोकार्पस में जो यहाँ पर अंडक होंगे यानी कि जो पिस्टल है वो क्या होता है भाई? वो फ्यूज्ड नहीं होता, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और वहीं अगर हम सिनकार्पस की बात करें तो ये फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है मिशेलिया और रोज, और यहाँ पे जो फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है ये पैपवर हो जाएगा और हिबिस्कस हो जाएगा। इसके अलावा ओव्यूल की बात की जाए तो ओव्यूल यहाँ पे एक भी हो सकता है जैसे कि मैंगो, और ओव्यूल यहाँ पे कई भी हो सकते हैं जैसे कि ऑर्किड्स। भाई सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि कोई आप फल खा रहे हो, उसमें खूब सारे बीज आपको दिख रहे हैं, यानी कि वहाँ पे ओव्यूल कई सारे थे। तो ऑर्चिड तो फिर भी ठीक है, यहाँ पे पपाया भी तो हो सकता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पपाया भी होता है। इसके अलावा एक भी हो सकता है भाई बीज, यानी कि ओव्यूल उस समय क्या होना चाहिए, उसमें एक होना चाहिए था, तभी तो बीज उससे बन के एक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा आम यानी कि मैंगो। चलिए, फिर हम बात करते हैं, ये तो हमारी संरचना हो गई, और हम जानते हैं हम जो पिस्टल है इसकी डिटेलिंग हम पता है हमें, बहुत इजी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ज़रा आगे। आगे कहा जा रहा है भाई कि एक ओव्यूल की संरचना कैसी होती है। तो देखिए आपके इस चैप्टर में जो ओव्यूल का टाइप है, प्रकार है, वो एनाट्रोपस है। ठीक है, यहाँ पे हम एनाट्रोपस पढ़ेंगे, कई प्रकार के होते हैं यहाँ पे ओव्यूल, लेकिन हमें एनाट्रोपस पढ़ना है। अब देखो ज़रा जो डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है किस तरीके से यहाँ पे इनकी संरचना है। सबसे पहले तो अंदर की ओर क्या प्रेजेंट है? अंदर की ओर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि मास ऑफ सेल्स हैं, यानी कि कोशिकाओं का समूह है जो कि पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। हम देखते हैं आगे फिर से कहा जा रहा है कि आगे आप देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है भाई? ये प्रेजेंट है यहाँ पर इंटीग्यूमेंट्स, आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट, यानी कि बाहरी और भीतरी सुरक्षात्मक परत प्रेजेंट होती है, जैसे कि इंटीग्यूमेंट्स का हिंदी में मतलब होता है अध्यावरण। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। फिर आगे चलो भाई, आगे आप देखोगे कि यहाँ पे एक तरफ प्रेजेंट होता है चैलिज़ल एंड, ठीक है, और दूसरी तरफ प्रेजेंट होता है आपका माइक्रोपाइलर एंड। तो चैलिज़ल एंड, इधर आपका चैलिज़ा प्रेजेंट है इसलिए चैलिज़ल एंड कहा जाता है, इधर आपका माइक्रोपाइल यानी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसलिए इसको माइक्रोपाइलर एंड कहा जाता है। ठीक है, फिर आप अगर देखो तो यहाँ पे एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है जिसे कहा जाता है फेनिकल, और ये प्लेसेंटा से जो स्ट्रक्चर है इसको जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि इट इज़ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर अटैचिंग टू प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा से जुड़ेगा। किसको जोड़ेगा ये? तो ओव्यूल को। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। आगे आप देख सकते हो भाई कि यहाँ पे जहाँ ओव्यूल और फ्यूनिकल एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है, ये फ्यूनिकल हो गया, ये ओव्यूल हो गया, जहाँ पे ये एक साथ मिल रहे हैं इस जंक्शन को क्या कहा जाता है? हाइलम कहा जाता है। ठीक है, तो हाइलम क्या हो जाएगा भाई? बिजांड और बिजांड वृंत का जंक्शन होता है।
चलिए ये तो हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि भाई अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, ठीक है। जैसे एट्रोपस हो सकता है, आप इसकी डिटेलिंग आपके सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा सा आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे जो एट्रोपस है ये प्रेजेंट होता है भाई, ठीक है। एनाट्रोपस जो कि हमें पढ़ना है ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, यही आपको पढ़ना भी है, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि कैसे ये इन्वर्ट हो गया है। फिर आपका आता है एम्फीट्रोपस, देन आता है हेमिएनाट्रोपस, एंड फिर आता है कैम्पाइलोट्रोपस, एंड देन आएगा सरकाइनोट्रोपस। तो ये अलग अलग प्रकार के ओव्यूल्स होते हैं, बट हमें सिर्फ और सिर्फ जो एनाट्रोपस है इसके बारे में डिटेल में पढ़ना होता है। आगे चलते हैं। आगे अब हमारी प्रोसेस मेन शुरू होती है। जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, लघु बीजाणु जनन होता है, वैसे ही यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी कि गुरु बीजाणु जनन होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ भी इस चैप्टर में मेगा है यानी कि ये फीमेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये फीमेल की बात हो रही है। और जहाँ भी माइक्रो आता है यानी कि ये किसकी बात हो रही है भाई, मेल की बात हो रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब ज़रा समझो बच्चे, अभी हमने पढ़ा था न्यूसिलस के बारे में। न्यूसिलस जो होता है, अगर इसकी बात की जाए, यहाँ पे एक बारी मैं डायग्राम में आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से न्यूसिलस की प्रेजेंस होती है, ठीक है। अब जो ये न्यूसिलस है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट है, और यही न्यूसिलस है जिसके अंदर की एक सेल जो होती है वो थोड़ी साइज में बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे प्रोसेस शुरू की जाएगी, और यहाँ पे मेगा स्पोर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रोसेस है इसमें कैसे शुरुआत हो रही है। भाई ये है न्यूसिलस। न्यूसिलस में जो एक कोशिका होती है, वो कोशिका बाकी कोशिकाओं से जो कि बहुत छोटी साइज़ की हैं, इनके मुकाबले ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइज़ में बड़ी हो जाती हैं, ये थोड़ी सी सघन कोशिका द्रव्य यानी कि डेंस साइटोप्लाज्म हो जाता है, और इसकी प्लॉइडी होती है 2n। और ये बड़ी हो जाने के बाद इसे हम कहते हैं कि ये क्या है भाई, MMC है, यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल है, ठीक है। यही क्या करेगी भाई, यही कोशिका या यही सेल आगे चल करके विभाजन करके और मेगा स्पोर की फॉर्मेशन करेंगे। अब बढ़ते हैं ज़रा आगे। कहा जा रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो MMC है ये एक क्या होता है, बाकी सारे सेल्स से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट होगा कैसे, तो इसकी साइज़ बढ़ जाती है, डेंस साइटोप्लाज्म हो जाता है, और ये भाई कहाँ हो रही है ये सारी चीज़ें, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। फिर इस एक कोशिका में जो प्रोसेस है वो शुरू होती है। कौन सी प्रोसेस शुरू होती है भाई, तो यहाँ पे प्रोसेस शुरू होती है मायोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। एक बारी डिवीज़न होता है, 2 मेगा स्पोर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। फिर एक और बार आपकी फाइनली आपको पता है कि मायोसिस 1 मायोसिस 2 होता है, और यहाँ पे 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 4 कोशिकाएं बन चुकी हैं। और चूंकि ये कोशिका जो है ये एक रेखा में क्या है, रेखा में अरेंज है, इसलिए इसको हम लीनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो गुरु बीजाणु है इसका रैखिक चतुष्क कहा जाता है। मेल में कैसे बन रहा था, 1 2 3 4 इस तरीके से बन रहा था, ठीक है। लेकिन इसको क्या कहा जा रहा था, टेट्राड कहा जा रहा था, लेकिन ये कैसा था भाई, ये लीनियर नहीं था। और यहाँ पे क्या होता है, लीनियर होता है। अब ज़रा समझो, आपकी डायग्राम में भी यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, ये C का मतलब है चैलेजल एंड, ये M का मतलब है माइक्रोपाइलर एंड। भाई इनका बड़ा योगदान है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए यहाँ पे मेंशन्ड है। अब ज़रा समझो बच्चे, आगे कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर जैसे ही 4 गुरु बीजाणु यानी कि मेगा स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, वैसे ही आगे चल कर के माइक्रोपाइलर एंड की ओर से 3 जो मेगा स्पोर्स हैं ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, तीनों ही डीजेनरेट हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि गुरु जो बीजांड द्वार है इसकी ओर से 3 जो गुरु बीजाणु हैं ये नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रिसोर्सेज हैं वो किसे मिले, वो एक ही जो यहाँ पे मेगा स्पोर है इसको मिले और ये अच्छे से डेवलप करे, ठीक है। तो यहाँ पे 3
तीन जब डीजनरेट हो जाते हैं और एक आपका बचा रह जाता है मेगास्पोर, तो इसे क्या कहा जाता है, वन फंक्शनल मेगास्पोर कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसकी अगर बात की जाए तो भाई यही आगे चल करके क्या होते हैं, आगे चल करके यही जो फीमेल गैमेट है वो बनाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है मेगास्पोर। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में एक सेल डिफ्रेंशिएट हो जाती है। डिफ्रेंशिएट होने के बाद यहाँ पे भाई इसे हम एमएमसी कहते हैं, इसमें मायोसिस सेल डिवीजन होता है और 4 सेल्स बन जाते हैं, 4 मेगास्पोर बन जाता है, यानी जिसे हम लीनियर टेट्राड मेगास्पोर कहते हैं। फिर एम एंड की ओर से 3 जो सेल्स हैं ये या मेगास्पोर हैं ये डीजनरेट हो जाती हैं और सिर्फ एक ही बचा रह जाता है और इसे कहा जाता है फंक्शनल मेगास्पोर। ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर एक बचा रह गया है ये आपका फीमेल गैमेटोफाइटा का प्राइमरी हम क्या कह सकते हैं कि कोशिका है या सेल है। यही आगे चल करके और संरचना बनाएंगे जिसमें कि फीमेल गैमेटोफाइटा बनेगा और फिर आगे चल करके उसमें गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, अब आता है भी डेवलपमेंट, किस चीज़ का डेवलपमेंट, तो जो सक्रिय गुरु बीजाणु है यानी फंक्शनल मेगास्पोर है इसके डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो एक आपका बचा रह गया था मेगास्पोर, हमने डायरेक्ट उसको बना लिया है क्योंकि भाई यहाँ पे अब जो न्यूक्लियस है जो बाहर इस तरीके से प्रेजेंट था उसकी ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत था उतना हो चुका है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट मेगास्पोर को ही बना लेते हैं। अब जो ये सक्रिय गुरु बीजाणु या मेगास्पोर है इसकी प्लॉइडी होगी एन, यानी ये यहाँ पे लिख दिया है कि प्लॉइडी होती है एन प्लॉइडी है। और होता क्या है कि भाई सबसे पहले माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। कौन सा सेल डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, यानी माइटोसिस 1 होता है और यहाँ पे एक कोशिका जो थी उसमें प्रेजेंट जो एक न्यूक्लियस था उस न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोशिका अलग नहीं होती है, कोशिका एक ही रहेगी, सेल एक ही है, बस न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ। ठीक है, फिर माइटोसिस 2 होता है और 2 से सीधे 4 हो जाते हैं, 1 2 3 4, फिर आगे डिवीज़न होता है और 4 से सीधे क्या हो जाते हैं भाई, 8 हो जाते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे जो डिवीज़न हो रहा है आप देख रहे हो कि भले ही न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस तो हो रही है, बट साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा, यानी कि कोशिका जो है वो डिवाइड करके अलग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के डिवीज़न को क्या कहा जाता है, इस तरीके के डिवीज़न को कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है। जैसे ही फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है इसके बाद अब रीअरेंजमेंट होगी और सेलुलराइजेशन होती है। मतलब क्या है, आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं बना ही देती हूँ, आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलोगे। होता यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देख रहे होगे किस तरीके से इनकी अरेंजमेंट है। कोशिका एक ही है लेकिन यहाँ पे भाई कई सारे अभी क्या आ चुके हैं, कई सारे न्यूक्लियस आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हमारे पास हो चुका है। अब आगे चल कर के इनका रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब है कि आप देखोगे कि भाई अभी ये इस तरीके से है 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, लेकिन जो दोनों एंड है इसमें 4 का ग्रुप हो गया है और एक जो यहाँ पर न्यूक्लियस है वो बीच में भेज दिया जाता है, यहाँ से भी एक न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, बीच में भेज दिया जाता है। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से जो दोनों कॉर्नर्स थे, जो दोनों एंड थे, इस पे सिर्फ 3 ही न्यूक्लियस बचे रह जाएंगे और बीच में 2 चला जाता है। ठीक है, तो यही होता है रीअरेंजमेंट और इसी दौरान सेल वॉल की फॉर्मेशन भी हो जाएगी, सेलुलराइजेशन भी हो जाता है, यानी कि अब यहाँ पे कई सारे सेल्स आ जाएंगे, जो कि अभी तक क्या था, एक ही सेल था ना, लेकिन अब कई सारे आ जाएंगे। और जैसे ये प्रोसेस होती है यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरीके की संरचना दिखेगी, है ना, 3 सेल्स एक तरफ, सी एंड की तरफ। ठीक है, अभी जो मैंने बनाया था इस तरीके से, तो रीअरेंजमेंट होने के बाद एक यहाँ आता है, एक यहाँ आता है, तो इसको मैं डायरेक्ट अब बना ही देती हूँ। ठीक है, ये 3 यहाँ पे रहे, ये 3 यहाँ पे और बीच में आपका 2 आ जाता है और इसी में सेलुलराइजेशन यानी सेल वॉल की फॉर्मेशन भी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है भाई कि जो ये प्रोसेस है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है,
ये आपका क्या हो रहा है भाई, एक फंक्शनल मेगा स्पोर से क्या हो रहा है, फर्स्ट माइटोसिस होगा जिसमें 2 न्यूक्लियस था, और फिर सेकेंड माइटोसिस होगा, 4 न्यूक्लियस आएंगे, थर्ड माइटोसिस होगा, सीधे 8 न्यूक्लियस आ जा रहा है, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहा जाता है। फिर यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है, सेलुलराइजेशन होती है, फिर प्रोसेस आगे बढ़ती है। जैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ेगी, यहाँ पे आप देखोगे कि अब आपका जो संरचना बन चुका है इसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ये क्या होता है भाई, एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक में अगर देखो तो यहाँ पे सी एंड की तरफ और एम एंड की तरफ क्या क्या प्रेजेंट है भाई, सी एंड की तरफ 3 जो सेल्स है इनका ग्रुप प्रेजेंट है, जिसे कि हम कलेक्टिवली एंटीपॉडल सेल्स कहते हैं। एक एक यहाँ पे क्या है, एंटीपॉडल सेल्स है। यानी इस तरीके से सी एंड में क्या प्रेजेंट है भाई, 3 एंटीपॉडल सेल्स हैं। इसी तरीके से इस कॉर्नर में भी, यानी कि जो ये एंड है अपोजिट एम एंड, इधर भी आपकी 3 जो सेल्स हैं वो ग्रुप में प्रेजेंट है। बीच वाली सेल को कहा जाता है, यहाँ पे देखोगे बीच वाली सेल को एक्सेल कहा जाता है, और किनारे जो प्रेजेंट है ये सिनर्जिड्स होती हैं। और इसमें बच्चों आप देख सकते हो कि उंगलियों जैसी संरचना है, ये आपको दिख रहा होगा, ये भाई उंगली जैसी संरचना है। इसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे देखो, इसे कहा जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, ये उंगलियों जैसी संरचना क्या हो जाएगी, फिलीफॉर्म एपरेटस होती है। ठीक है, तो इसी की यहाँ पे बात की जा रही है, वही बात यहाँ पे आपको लिख करके बताया जा रहा है। यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पे 3 एंटीपॉडल सेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 3 एंटीपॉडल सेल्स हैं। बीच में आपको एक क्या दिख रहा है, बड़ा सा सेंट्रल सेल दिख रहा है, और इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, 1 and 2। ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो ये क्या हो जाता है भी, सेंट्रल सेल में प्रेजेंस होती है। फिर आगे बात की जाती है कि यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस या एग एपरेटस होता है, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि सिनर्जिड्स में प्रेजेंट है, और ये गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब या फिर स्पर्म के फॉर्मेशन को। स्पर्म नहीं कह सकते हैं हम, मेल गैमेट जो आता है पॉलन ट्यूब में, उसको ये गाइड करने का काम करते हैं। फिर आगे बताया जाता है कि इधर आप देख रहे हो कि किनारे क्या प्रेजेंट है भाई, किनारे सिनर्जिड्स प्रेजेंट है। ठीक है, 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, 1 and 2। ठीक है, और बीच में एक एक्सेल होता है, तो ये मिल करके और क्या बनाते हैं, एग एपरेटस बनाने का काम करते हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे कहा जा रहा है भाई कि पॉलिनेशन की स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, अगर हम पॉलिनेशन की स्ट्रैटेजी देखें, यानी पॉलिनेशन की बात करें, तो अभी तक आप सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ रहे थे। अब थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है भाई, यहाँ पे ऑटोगेमी आ गया, ठीक है, फिर जिटोनोगेमी आ गया, और फिर आता है आपका जीनोगेमी। ठीक है, यहाँ पे 3 तरीके से जो प्रोसेस है पॉलिनेशन की वो हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोगेमी की। भाई ऑटोगेमी का मतलब ही होता है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि यहाँ पे एक ही फ्लावर के बीच में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। यानी सेम फ्लावर में जो यहाँ पर पॉलिन ग्रेन था वो एंथर से निकल करके और कहाँ चला जाता है, स्टिग्मा पर चला जाता है, यानी ट्रांसफर विद इन द सेम फ्लावर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब चूंकि सेम फ्लावर में हो रहा है तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन भी कहा जा सकता है, ऑटोगेमी भी कहा जा सकता है। ठीक है, फिर आगे बताया जा रहा है कि चूंकि यहाँ पे सेल्फ फ्लावर में ही पॉलिनेशन हो रहा है ना, एक ही फ्लावर है उसी में पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है, और इस वजह से यहाँ पे कोई भी जेनेटिक जो वेरिएशन है वो नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन के लिए यहाँ पे 2 अलग अलग क्या होने चाहिए, फ्लावर्स होने चाहिए, जो कि यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। फिर बताया जाता है जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आता है, बहुत डिफरेंस नहीं आएगा बट थोड़ा सा डिफरेंस आता है। यहाँ पे होता क्या है कि प्लांट तो एक है, ठीक है, सिंगल प्लांट है, लेकिन जो पौधा है, जो फ्लावर्स हैं ये 2 हो जाते हैं, यानी कि 2 फ्लावर्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, 2 फ्लावर्स होते हैं। आप देख पा रहे हो कि पौधा तो एक ही है लेकिन 2 फूल हैं, और एक फूल से निकल करके पॉलिन ग्रेन दूसरे फूल में जाता है इस तरीके से, और इस वजह से क्या होती है, यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। तो कायदे से देखा जाए तो यहाँ पे 2 फूलों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, लेकिन यहाँ पे फ्लावर्स अलग हैं, ठीक है, लेकिन पौधा तो एक ही है ना, तो इस वजह से क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। एंड
स्टिल यहाँ पर भी कोई वेरिएशन की आप नहीं देख सकते कि वेरिएशन होता है। फिर लास्ट में आता है आपका जिनोगेमी। जिनोगेमी जो है टोटली आपका प्योर फॉर्म में क्या होता है भाई, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। यहाँ पे दो पौधों की इन्वॉल्वमेंट होती है अलॉन्ग विथ टू डिफरेंट फ्लावर्स, दो अलग अलग पौधे, दो अलग अलग फ्लावर्स, और इनके बीच में पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है और इसे ही क्या कहा जाता है, जिनोगेमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। फिर देखते हैं भाई आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है यहाँ पे कुछ और चीज़ें कि भाई अब जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है इस या ऑटोगेमी जो है, इसमें थोड़े से कुछ और पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं। जैसे कि पौधे जो होते हैं दो तरीके के फूल दिखा सकते हैं, यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है क्लिस्टोगेमस और दूसरा होता है चैस्मोगेमस या कैस्मोगेमस, ठीक है। यानी दो तरीके के फ्लावर्स यहाँ पर देखे जाते हैं। अब जो क्लिस्टोगेमस है बच्चे, यहाँ पे देखोगे कि फ्लावर्स कभी ओपन ही नहीं होते, हमेशा क्लोज्ड फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। अब जब फ्लावर को क्लोज है तो भाई यहाँ पे तो क्रॉस पॉलिनेशन हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे पॉलिनेशन जो है वो सेल्फ होगा, यानी कि कोई पॉलिनेटर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे कामेलिना, ऑक्सैलिस और वियोला। भाई एग्जैक्ट आपकी ये चीज़ एनसीईआरटी में दी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आता है चैस्मोगेमस। चैस्मोगेमस या कैस्मोगेमस की बात करें तो भाई यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं ये क्या होते हैं, ये ओपन होते हैं, ठीक है, यानी कि पुष्प जो होगा वो खिलेगा, और ये होता है कैस्मोगेमस। अब याद कैसे करोगे, तो देखो हमेशा जो मैं बच्चों को बताती हूँ फिर से वही बताऊंगी कि भाई क्लिस्टोगेमस, ठीक है, चैस्मोगेमस यानी चश्मा से बना हुआ है ना, और हम चश्मा यानी जो ऐनक होता है उसे क्या कर सकते हैं भाई, खोल सकते हैं, ठीक है, ओपन कर सकते हैं। लेकिन जो क्लिस्टो है यानी आँखों को तो नहीं हटा सकते ना, तो जो खुल सकता है वो क्या होता है, चैस्मोगेमस, यानी कि आपका ओपन फ्लावर्स होते हैं। और यहाँ पे क्लोज्ड फॉर्म में कौन रहेगा, क्लिस्टोगेमस। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। चलिए, तो एक ये आपका फ्रिक्वेंट, और हमने क्या किया, जल्दी में हमने रिवीजन कर लिया, ठीक है। और ये बहुत ईजी है, आप इसको कई बार पढ़ चुके हो, बस थोड़ी सी टेक्निकलिटी आ जाती है, जैसे कि क्लिस्टो और कैस्मोगेमस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी जिटोनोगेमी क्या होता है ये याद होना चाहिए। ये जो आपको पॉइंट दिखाया जा रहा है कि फंक्शनली ये क्या होता है भाई, फंक्शनली जो है क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। ये आपसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपसे बार बार पूछा जा सकता है। फिर आता है आगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अगर हम एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो भाई दो तरीके के एजेंट्स होते हैं, एक होता है एबायोटिक एजेंट, दूसरा होता है बायोटिक एजेंट। हमारे पास दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो वो कोई जिंदा ऑर्गेनिज्म पॉलिनेशन की प्रोसेस करा सकता है, या तो फिर जो नॉन लिविंग होते हैं उनकी वजह से हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विंड की, और फिर हम बात करेंगे वाटर की। भाई विंड और वाटर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई सबसे पहले हम बात करेंगे विंड की। देखिए, जो विंड पॉलिनेशन होती है उसे हम एनिमोफिली कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वायु यानी हवा की मदद से क्या होती है, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। अब सोचो बच्चों, हवा से पॉलिनेशन हो रही है तो क्या स्टिग्मा जो यहाँ पर पॉलिन ग्रेन्स हैं इनको स्टिकी होने की ज़रूरत है, भाई वो तो चिपचिपाहट से कोई मतलब नहीं है हवा को, तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। एंथर जो होता है खुले में प्रेजेंट होता है ताकि थोड़ी भी हवा चले तो ये क्या हो जाए, इनमें से जो पॉलिन ग्रेन्स हैं ये बाहर निकल सके, यानी वर्सेटाइल होता है। साथ ही साथ स्टिग्मा जो होता है भाई फिदरी होता है, जैसे कॉर्न टैसल्स होते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिदरी का मतलब है कि कुछ हेयर लाइक स्ट्रैंड्स उसमें से निकले हुए होते हैं, और ये क्या करेगा, ये हवा में बहते हुए जो पॉलिन ग्रेन्स हैं इनको पकड़ लेने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ओव्यूल होता है इसमें मोस्टली आप देखोगे सिंगल होता है, ताकि जो प्रोसेस होती है पॉलिनेशन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस उसको मैक्सिमम जो होता है मैक्सिमाइज किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रासेस, ठीक है, या फिर आपके दूसरे आ जाएंगे राइस, मेज और वीट। फिर आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है वाटर पॉलिनेशन यानी कि पॉलिनेटिंग एजेंट यानी कि हाइड्रोफिली। भाई जो वाटर पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं इसमें पॉलिनेशन बहुत ही कुछ ही आप कह सकते हो
की स्पीशीज़ में होती है, बहुत ही दुर्लभ होता है ना, यानी कि रेयर होता है। और 30 या इसी के आसपास अराउंड जो मोनोकॉट्स स्पेशली जेनरा है, इसमें क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं कि भाई विंड जो लिली होता है, वाटर हाइसेंथ है, ठीक है, वाटर लिली एंड वाटर हाइसेंथ, ठीक है, ये क्या करते हैं, है तो ये पानी में रहने वाले एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वाटर लिली है ये विंड के थ्रू, और जो हाइसेंथ है, वाटर हाइसेंथ है, इंसेक्ट की मदद से क्या करता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस करता है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है भाई कि यहाँ पे जो हाइपोहाइड्रोफिली है, यानी कि यहाँ पे सरफेस, वाटर का जो सरफेस है, इसके नीचे पाए जाने वाले कुछ जो पौधे होंगे वो हो जाएगा जॉस्टेरा, जिसको कि हम सी ग्रास भी कहते हैं। इसमें पॉलन होता है रिबन लाइक, ठीक है, और एक म्यूसिलेज की बनी हुई कवरिंग से कवर्ड होते हैं, ताकि कोई जल्दी से ये, चूँकि पानी में है तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर गीले होने की वजह से सड़ सकते हैं, तो उससे बचाया जा सके, ठीक है। फिर आता है एपी हाइड्रोफिली, यानी कि सरफेस पे जो रहे, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा वेलेस्नेरिया, और इसमें आप देखोगे यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है थोड़ा बहुत कि भाई देखो, जो वेलेस्नेरिया है, इसमें नॉर्मली तो ये अंडर वाटर ही ग्रो करेंगे, लेकिन जैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ती है तो जो मेल पार्ट होता है, मेल पौधा होगा, उसमें से आप देखोगे कि फूल जो है वो टूट करके और वो सतह पर आ जाता है, और यहाँ पे जो पेडिसल होगा फीमेल प्लांट में, वो भी क्या होता है, वो शुरू में तो इस तरीके से कॉइलिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही मैच्योरेशन होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होनी होगी, यानी पॉलिनेशन होना होगा, ये अनकॉइल हो जाते हैं और सरफेस पे इस तरीके से पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे आता है बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट की बात करें तो सबसे पहले आता है भी इंसेक्ट। इंसेक्ट अगर पॉलिनेटिंग एजेंट है तो इसे एंटोमोफिली कहा जाता है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि भाई अब मान लीजिए कि इंसेक्ट से क्या कराना है, हमें पॉलिनेशन की प्रोसेस करानी है, तो कुछ तो बदले में देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे कि फ्रेग्रेंस प्रेजेंट होगी, नेक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि खुशबू होती है। नेक्टर यानी लिक्विड कुछ स्वीट सा सब्सटेंस होता है, जिसके चक्कर में, जिसके लिए क्या होता है, इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पॉलन किट भी प्रेजेंट होता है, यानी कि अब चूंकि इंसेक्ट आएंगे तो उनके शरीर पे इसको अधेर होना पड़ेगा, चिपकना पड़ेगा पॉलन ग्रेन को, तो उसके अंदर चिपचिपी पदार्थ होती है, जिसको कि पॉलन किट कहा जाता है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात कि भाई यहाँ पे कई सारे टॉलेस्ट आपके इन्फ्लोरेसेंस, या हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा टॉल जो फ्लावर होता है एमोर्फोफेलस, इसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है, इंसेक्ट के थ्रू आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई ये म्यूचुअलिज्म दिखाने वाले युक्का एंड मॉथ होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि जो युक्का और मॉथ है इनमें क्या होता है, तो भाई आप बताओगे कि यहाँ पे होता है म्यूचुअलिज्म। भाई मॉथ जो है पॉलिनेशन कराएगा, युक्का प्लांट जो है इसमें क्या हो जाएगा, ये रहने की और अंडे देने के लिए एक तरीके से जगह प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, और ये क्या होता है, इंसेक्ट पॉलिनेटर्स की कहानी हो गई। आगे हम बात करेंगे बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, चूँकि बर्ड अगर बायोटिक एजेंट है और पॉलिनेशन की प्रोसेस करा रही हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली कहेंगे। भाई ऐसे कंडीशन में जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्टिकी होते हैं, नेक्टर होगा, लेकिन फ्रेग्रेंस हो भी सकता है और नहीं, मोस्टली नहीं होता है, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं इसमें स्मेल की जो सेंस होती है वो बहुत ही पुअर होती है। फिर बात किया जा रहा है बैट। आपको पता होना चाहिए कि भाई चमगादड़ की वजह से भी क्या होता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली वो पौधे जो रात में खिलते हैं, ब्लूम होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें ही ये चमगादड़ की वजह से पॉलिनेशन होगी, ठीक है। तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, जो टर्म दिया जाता है वो हो जाएगा काइरोप्टेरोफिली। आगे बात करें तो यहाँ पे जो फ्लावर्स होंगे वो बहुत ही बड़े साइज़ के होंगे, स्टिकीनेस होती है, और यहाँ पे भाई नेक्टर भी बनाया जाता है, ठीक है। नेक्टर की बात करें तो यहाँ पे प्रचुर मात्रा में नेक्टर बनता है, और जब भी ये फूल खिलते हैं तो सड़ी हुई जो फ्रूट्स की स्मेल होती है, वैसी स्मेल आपको आप देख सकते हो कि पाई जाती है, ठीक है। तो ये था पॉलिनेटिंग एजेंट्स। बच्चे अगर कहीं भी आपको कुछ ना समझ में आए आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस की अगर बात करें तो भाई ये क्या होता है, इसकी हम पहले बात करेंगे।
सबसे पहले तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस, मान लो कि कोई पौधा है, उसमें कॉन्टिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, तो भी एक समय आता है कि उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी और इसे कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, यानी कि निरंतर परागण होने की वजह से जो जनन क्षमता है वो कम हो जाती है और इसे क्या कहा जाता है, अंतः प्रजनन अवनमन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रोकने के लिए जो भी तरीके होते हैं उसी मेथड को क्या कहा जाता है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना और क्रॉस पॉलिनेशन को ऑकर कराने के लिए ये मेथड्स होते हैं। इसमें कई सारे मेथड होंगे, जैसे डाइकोगेमी होता है, जैसे हेटेरोस्टाइली होता है, फिर आपका आ जाता है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, फिर यूनिसेक्सुअलिटी, डायोसी और मोनोसी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइकोगेमी की। मान लो कि हमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस रोकनी है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इनकी मैच्योरेशन क्या हो, अलग अलग समय पर हो। ठीक है, अलग अलग समय पर मैच्योरेशन होने का मतलब कि सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, यानी कि यौन अंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। अब परिपक्वन ही अलग समय पर हो रहा है, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ पे पॉलन ग्रेन क्या है, मैच्योर होकर के रिलीज हो चुका है और ये स्टिग्मा पर लैंड कर गया, लेकिन स्टिग्मा जो है अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है, फीमेल पार्ट जो है मैच्योर नहीं हुआ है, तो प्रोसेस ही आगे नहीं बढ़ेगी, खत्म हो गई कहानी सेल्फ पॉलिनेशन की। और इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर पॉलिनेशन की प्रोसेस, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस रुक जाती है। ठीक है, अब इसमें भी दो कंडीशन है, अगर सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो मैच्योर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेंडरी कहते हैं। ठीक है, यानी कि पूर्वता, नर पहले आपके क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। वहीं अगर फीमेल पहले मैच्योर हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, स्त्री पूर्वता, यानी कि मादा पहले यहाँ पे मैच्योर हो जाएगी, प्रोटोगाइनी कहा जाता है। दूसरा मेथड आता है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली की अगर बात की जाए तो बच्चों देखो, यहाँ पे जो लेंथ होती है स्टाइल की और फिलामेंट की, ये क्या हो जाएगी, अलग अलग लेंथ पर होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो अभी थोड़ा सा शोर हो रहा है तो थोड़ा सा इग्नोर करना आप। यहाँ पे हेटेरोस्टाइली की हम बात कर रहे थे। हेटेरोस्टाइली की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे लेंथ जो होता है स्टिग्मा स्टाइल या फिलामेंट का, ये क्या होता है, ये डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन की प्रोसेस जो होगी एक ही पौधे में ना हो करके, और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे अलग अलग पौधों में होता है, अलग अलग फूलों में होता है। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो। चलिए, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आगे कहा जा रहा है कि जो सेल्फ इन, अच्छा एक बात आप समझो, यहाँ पर इसको एक बार डिटेल में देख ही लें। आप देखो ज़रा, यहाँ पे स्टाइल जो है ये तो छोटी लेंथ का है, लेकिन जो फिलामेंट है ये लंबे लेंथ के हैं, यानी कि स्टेमन लंबा हो गया और जो पिस्टल है वो छोटू हो गया, बिल्कुल छोटू सा। ठीक है, तो आप कह सकते हो, सोच सकते हो कि मैम फिर भी यहाँ पर तो प्रोसेस हो सकती है पॉलिनेशन की। ठीक है, यहाँ से क्या हो सकता है भाई, पॉलन ग्रेन्स निकल सकते हैं, ये यहाँ पे जाके लैंड हो सकते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पे एक कुछ ना कुछ कवरिंग पार्ट रहेगा जो इसको कवर करे रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन्स जो है यहाँ पे पहुँच ही ना पाए। ठीक है, तो इतनी आसानी से ये यहाँ पर नहीं चला जाएगा। दूसरी कंडीशन में भी आप देख रहे हो कि अगर मान लो, ये तो बात थी कि एंथर की साइज़ जो है, फिलामेंट की साइज़ जो है वो बड़ी हो जाए और पिस्टल में जो स्टाइल है वो छोटी हो जाए, तो क्या होगा, तो भी पॉलिनेशन नहीं होगी, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन भाई इसका ठीक उल्टा भी तो हो सकता है ना, यहाँ पे ये छोटे हो गए, ये बड़ी हो गई, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन रुक जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। एग्जाम्पल इसका हो जाता है प्रिमरोज। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है भाई कि जो तीसरा मेथड है ये होता है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है, यानी कि स्व असमा, आपको पता ही है कि थोड़ा सा टफ लगता है मुझे हिंदी टर्मिनोलॉजी, ये हो जाएगा आपका सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं भाई देखिए, इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि एक दूसरे से कंपैटिबल ना होना, यानी कि यहाँ पे जब भी एक जो पौधा है उसमें प्रेजेंट एक जो फूल है उसका पॉलन ग्रेन अगर उसी पौधे के फूल के जो स्टिग्मा है उस पे जाकर के लैंड करेगा, तो यहाँ पे कुछ
जो जीन्स होते हैं, जेनेटिक मेथड होता है, इसकी वजह से स्टिग्मा इसे क्या करेगा भाई, रिजेक्ट कर देगा। इसे पता चल जाएगा कि अपना ही पॉलन ग्रेन है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, वो रुक जाती है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता और क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसे ही हम कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। चलिए आगे आता है आपका नेक्स्ट आता है भाई यूनिसेक्सुअलिटी। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, यूनिसेक्सुअलिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे भाई हम क्या कर रहे हैं, हम सेक्सुअलिटी इनकी अलग करेंगे। ये पौधे का भी हो सकता है और साथ ही साथ यहाँ पे जो फूल है उसमें उसकी भी बात हो सकती है, ठीक है। यानी कि पौधा भी हो सकता है और फूल भी हो सकता है। कैसे, तो समझिए, मान लो कि यहाँ पे एक पौधा जो है, जैसे लिखा है वैसे ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले डायोसी के एग्जाम्पल पपाया, डेट पाम। कहा जा रहा है कि मेल और फीमेल जो पार्ट्स होंगे वो अलग अलग पौधे पे होंगे, तो इसे हम डायोसी कहते हैं, ठीक है। जब भी डायोसी होती है जिसमें कि अलग अलग पौधे पे, एक पौधे में एक ही पार्ट और दूसरे में दूसरा मेल पार्ट होगा, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगी। इसी तरीके से मोनोसियस कंडीशन भी अगर होती है, यानी कि जो एक आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, इस कंडीशन में भी क्या होती है भाई, इस कंडीशन में भी यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाती है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे दोनों ही तरीकों में आप देखोगे कि क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट कर दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको आप देख लो, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देती हूँ, एक बार ही देख लीजिए। कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं ज़रा आगे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किस आउटब्रीडिंग डिवाइस के मेथड में सेल्फ पॉलिनेशन या आप ऑटोगेमी ले लो, ऑटोगेमी होता है या नहीं होता है, या जिटोनोगेमी होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे हम ऑटोगेमी के लिए ए लिख देंगे और जिटोनोगेमी के लिए क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑटोगेमी क्या है भाई, नहीं होगा। आपका जो डाइकोगेमी है, ठीक है, ऑटोगेमी को ये क्या करते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम जिटोनोगेमी की बात करें तो भाई जिटोनोगेमी हो सकता है, ठीक है। जो पड़ोसी फ्लावर्स हैं यानी कि नेबर फ्लावर्स हैं उनमें प्रोसेस ये हो सकती है। फिर हम बात करते हैं हेट्रोस्टाइली की, तो फर्दर यहाँ पे भी ए तो रुक जाएगा, यानी ऑटोगेमी तो रुक सकता है लेकिन जिटोनोगेमी नहीं, आपका क्या हो जाएगा, नहीं रुकेगा, ठीक है। तो इसको जैसे मैं पहले टिक की हूँ वैसे ही मेथड पे चलती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑटोगेमी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन जिटोनोगेमी हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे ऑटोगेमी नहीं होगा लेकिन जिटोनोगेमी आपका हो जाता है। फिर आपका आता है भी सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी ऐसी प्रोसेस है, ऐसी कंडीशन है कि ना यहाँ पे जी होता है यानी कि जिटोनोगेमी होता है, ना ही ऑटोगेमी होता है, दोनों ही आपके प्रिवेंट कर दिए जाते हैं। देन आता है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी की बच्चों अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखो, जब हम बात करते हैं डायोसियस कंडीशन की, तो यहाँ पे चाहे ऑटोगेमी हो या जिटोनोगेमी हो, दोनों ही क्या हो जाते हैं भाई, आपके रुक जाते हैं। लिखा भी है कि ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑटोगेमी तो रुक जाता है मोनोसियस कंडीशन में, लेकिन जिटोनोगेमी नहीं रुकता। वो पड़ोसी आप देख भी सकते हो ना, डायग्राम में दिया है, पड़ोसी जो फूल है इनमें तो प्रोसेस हो ही सकती है, ठीक है। चलो, तो ये बात यहाँ पर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है आपका पॉलिन पेस्टल इंट्रैक्शन। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट्स चल रहे थे। अब हम धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक ये आपका है जो कि हम प्री फर्टिलाइजेशन में पढ़ने वाले हैं।
भाई यहाँ पे पॉलिनेशन हमने करा दिया, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन, यानी कि हमने पराग स्त्री केसर जो संकर्षण है ये करा दिया, यानी कि यहाँ पे पॉलिन ग्रेन को उठा करके और स्टिग्मा पर लैंड कराया जा चुका है, और इसे कहा जाता है पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। तो वर्तिकाग्र पर परागकण आ चुके हैं, यानी कि पॉलिनेशन हो चुकी है। आगे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो सकती है किस चीज़ की भाई, तो पॉलिन ग्रेन्स की, तो एक्सेप्टेंस होगी तो पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन होगी, आगे चल करके फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रोसेस आगे बढ़ेगी। लेकिन दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पॉलिन ग्रेन है इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो कोई भी पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होती है और कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती है। फिर कहा जा रहा है कि ये जो एक्सेप्टेंस है या रिजेक्शन है ये कैसे होता है भाई, तो ये आप जो भी बच्चे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो या पढ़े हो, आप जानते हो कि ये आपकी बुक से बताया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये केमिकल डायलॉग होता है किसके बीच में, स्टिग्मा और पॉलिन के बीच में, यानी कि ये केमिकली देखा जाता है कि भाई इसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपका प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट का टॉपिक आता है हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। भाई हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है वो देखो ज़रा। सबसे पहले तो इस पूरे मेथड को आप जेनेटिक्स में भी पढ़ोगे, मेंडल ने इसको परफॉर्म किया था तो वहाँ पे भी आप पढ़ोगे। इस प्रोसेस में सबसे पहले हम इमैस्कुलेशन की प्रोसेस करते हैं, यानी कि जो एंथर है, जब भी ये प्रोसेस होगी सबसे पहले माइंड में ये आना चाहिए कि क्यों होता है, ठीक है। याद रखना कि जब भी हमें हमारे पास जो फूल है उसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई मान लो कि मेरा मन है कि मैं इसमें क्या करूँ, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन कराऊँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेल पार्ट है इसको कट करके हटाना पड़ेगा। और कब कट करूँगी, जब ये छोटे डेवलपमेंटल स्टेज में है तभी, यानी कि जब ये बर्ड स्टेज में है तभी इस फ्लावर में से मैं जो मेल पार्ट है इसको कट करके और हटा दूंगी, ठीक है। यानी कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ही होता है। प्रोसेस में चूंकि हम जो मेल रिलेटेड पार्ट है उसको हटा रहे हैं तो इसे कहा जाता है इमैस्कुलेशन। देन अब चूंकि आपने इसको इमैस्कुलेट करके हटा दिया, डायग्राम में देखो ज़रा, यहाँ पे हमने क्या करा है भाई, इसको कट करके हम निकाल रहे हैं। तो चूंकि आपने इमैस्कुलेशन कर दिया है तो वैसे तो मेल पार्ट हट गया, लेकिन हो सकता है कि जब पॉलिनेशन हो वो किसी दूसरे अनवांटेड पॉलिन ग्रेन से क्या हो जाए, ऑकर हो जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम कवर कर देंगे। जो पेपर बैग होता है ना, इससे हम क्या करते हैं, इस तरीके से कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद इनको छोड़ देंगे, डेवलपमेंट प्रोसेस होगी पूरी, और जब पॉलिनेशन का समय आता है तो हम छिड़काव करते हैं, यानी डस्टिंग करते हैं। हम ब्रश की मदद से, आप देख सकते हो इस तरीके से ब्रश की मदद से क्या किया जाता है भाई, यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स कलेक्ट किए जाते हैं और जो भी आपका वर्तिकाग्र है वहाँ पे आप करोगे इसका छिड़काव। फिर वापस से आप रीबैगिंग कर दोगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक समय पे एक टाइम जो वर्तिकाग्र है यानी स्टिग्मा है, इसमें एक से ज़्यादा पॉलिनेशन क्या होते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। और पॉलिन ट्यूब की फॉर्मेशन भी कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रीबैगिंग कर देते हैं। चलिए, तो ये था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बच्चे हमने एक पूरा हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि दोहरा निषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन जो है इसकी हम बात करें तो भाई आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे प्रोसेस क्या है भाई, पॉलिन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, इंटर करेंगे सिनर्जेट्स में, बर्स्ट होकर के दो मेल गैमेट्स यानी दो मेल स्पर्म जो है, शुक्राणु जो है रिलीज किया जाता है और प्रोसेस आगे बढ़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कह रहे हैं वो समझो ज़रा। सबसे पहले तो एक तरफ क्या होता है, सिंगैमी होता है, दूसरी तरफ ट्रिपल फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूज़न होता है, ठीक है। यानी कि ये ट्रू फ्यूज़न फर्टिलाइजेशन, ये वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है। होता क्या है कि यहाँ पे एक स्पर्म या एक मेल गैमीट जो है, अच्छा एक और चीज़, आप कहोगे कि मैम इस तरीके से स्पर्म आपने क्यों बनाया है, तो ये थोड़ा सा आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए मैंने बना दिया, नॉर्मलाइज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं ये फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ होकर के जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, और यही जाइगोट जो है आगे चल करके डेवलप होता है एम्ब्रियो में। अब चूँकि यहाँ पे मेल गैमेट का प्लॉइडी है, हाफ हैप्लॉइड, यहाँ पे भी हैप्लॉइड है, तो जो जाइगोट बनेगा वो क्या बनेगा, डिप्लॉइड बनता है। और
सेम तरीके से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, प्रोसेस आगे बढ़ेगी, तो एम्ब्रियो भी आपका क्या है, 2n ही होगा। चलिए, तो यहाँ पे जब दोनों ही फ्यूजन के लिए जो सेल्स होते हैं वो गैमीट्स हो तो उन्हें हम कहते हैं सिनगैमी, यानी कि ट्रू फर्टिलाइजेशन। फिर आता है आपका सेकंड प्रोसेस जिसे कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन, यानी कि वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, इसका मैं डायग्राम बता देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। चलिए मैं यहीं पे बता देती हूँ बच्चों। होता क्या है कि यहाँ पे आपने देखा था कि क्या प्रेजेंट है भाई, यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरीके से एंटीपॉडल सेल्स, बीच में प्रेजेंट होता है सेल न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियाई, और इधर आपका प्रेजेंट होता है एग सेल जिसमें फीमेल गैमीट है, और साइड वाइज प्रेजेंट होता है सिनर्जिड्स। यहाँ पे उंगली नुमा संरचना होती है, यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब होता क्या है कि 2 मेल गैमीट्स हैं। अच्छा, हम एक और काम करते हैं, इनको हम बना देते हैं किस चीज़ में, इनको हम बना देते हैं पिस्टल में। तो इस तरीके से ये पिस्टल में प्रेजेंट है, ठीक है। अब आगे चल करके क्या होगा भाई, प्रोसेस क्या होती है, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, पॉलन ट्यूब इस तरीके से आते हैं और एम एंड की ओर से सिनर्जिड्स के थ्रू आगे की ओर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेल गैमेट जाके इससे फ्यूज़ करेगा एक्सेल से, यानी एक जो गैमेट है फीमेल गैमेट इससे फ्यूज़ करेंगे, और एक जो आपका मेल गैमेट है ये इनसे जाकर के फ्यूज़ करता है। अब ज़रा मैं इसको बता दूँ, सबसे पहला आपका क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट है, ठीक है, फीमेल गैमीट है, इससे मेल गैमीट फ्यूज़ करेगा और जाइगोट बनाता है, जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, और इनकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, चूँकि ये है हाफ ये है हाफ, तो ये भी आपका क्या होगा, 2n हो जाएगा, यानी कि हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके डिप्लॉइड बना देते हैं, ये भी आपका डिप्लॉइड होगा। लिए आपका क्या होता है भाई, सिनगैमी की प्रोसेस होती है। लेकिन सेकंड जो है यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे दूसरा स्पर्म भी जा करके मेल गैमेट जा करके फ्यूज़ करेगा ना। तो देखो अब प्रोसेस की जैसे ही शुरुआत होती है, यहाँ पे जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं ये एक साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, यानी कि जो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे n+n फॉर्म में, ये एक साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और 2n बन जाते हैं। जैसे ये 2n बनेंगे, इनसे जो सेकंड मेल गैमीट है ये जा कर के फ्यूज़ होगा, और फ्यूज़ होने के बाद चूँकि ये आपकी 2n है, ये आपका क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे पैक कहा जाता है, और यहाँ पे ये होता है ट्रिप्लॉइड, यानी कि ट्रिपल, यहाँ पे क्या हो कह सकते हैं, फ्यूज़न हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम दे दिया जाता है ट्रिपल फ्यूज़न, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस के बीच का क्या होता है भाई, ये फ्यूज़न होता है। अब ये डेवलप करेंगे आगे टिश्यू लेवल पर डेवलप करेंगे, और इन्हें कहा जाता है एंडोस्पर्म, यानी कि ये आपका क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म बन जाता है। एंडोस्पर्म की कहानी अगर आप देखो तो भाई ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, तो भाई जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसको खाना पानी पहुँचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो चूंकि आप देख रहे हो कि एक टाइम पर एक जो साइट है उसमें 2 फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, और इसी वजह से क्या होता है, ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, वही चीज़ें यहाँ पर लिख करके आपको बताई गई हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। अब आप आगे चलते हैं, चलो और देखो, तो अब आपका प्रोसेस शुरू हो रहा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट का, यानी कि इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की। भाई जो एंडोस्पर्म है इसमें पेन बनेगा, ठीक है। एक चीज़ आप करेक्शन कर लेना, जो पैक मैंने बोला था वो डायरेक्ट मैंने बता दिया था। सबसे पहले न्यूक्लियस फ्यूज़ हो रहा है ना, तो पेन बनेगा, यानी न्यूक्लियर लेवल होगा, फिर सेलुलर लेवल, देन टिश्यू लेवल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो आपका पोलर न्यूक्लियाई था फ्यूज़ करेगा, और फ्यूज़ करके क्या होता है, एक न्यूक्लियस बन जाता है, यानी कि जिसको कि हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। ये फ्यूज़ हो जाते हैं मिल गैमीट से, और ये बना देते हैं पेन। पेन जो होगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, प्लॉइडी इसकी 3n होती है। ये आपका आगे चल करके कई सारे रिपीटेड माइटोसिस या माइटोटिक सेल डिवीज़न करते हैं, और कई सारे यहाँ पे क्या बन जाते हैं भाई, न्यूक्लियस की डेवलपमेंट हो जाती है। और जैसे न्यूक्लियस की डेवलपमेंट हो जाएगी, अब सेलुलराइजेशन की प्रोसेस होती है, और यहाँ पे देख रहे हो सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि सेल्स जो हैं अब ये पेरिफेरल साइड पर क्या हो रहे हैं भाई, अंदर की ओर यहाँ पर किनारे किनारे बनने शुरू हो जाते हैं,
ठीक है, आगे देखा जाए, आगे प्रोसेस चलेगी और यहाँ पे भाई इस तरीके से आप कोकोनट जो होता है उसमें आप देख सकते हो, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है। ठीक है, फिर आगे जो ये बताया जा रहा है फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न, ये आप जो टेंडर कोकोनट होता है उसमें देख सकते हो। ठीक है, यानी कच्चा नारियल पानी जो होता है उसमें देख सकते हो, और ये नारियल की गिरी में देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एम्ब्रियोनी जो एम्ब्रियोजेनी है इसकी स्टेजेस की, यानी कि जो एम्ब्रियो है ये किस तरीके से डेवलप होता है इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है इसमें भाई हम जाइगोट से शुरुआत करते हैं। जाइगोट जो है ये डेवलप करेगा जिसकी प्लॉइडी टूयन है ना, और इसमें 1 से 2 सेल स्टेज आती है। ऊपर वाले सेल को सस्पेंसर सेल कहा जाता है और नीचे फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो सेल की। ठीक है, और ये जो 2 सेल की स्टेज होती है इसे हम प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं, यानी प्रो एम्ब्रियो होता है।